यूं तो विश्व रत्न क्रांति सूर्य महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पूरा विश्व में मनाई जाती है। पूरे अप्रैल माह में इसी कड़ी में ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन दिल्ली मंडल द्वारा ऐतिहासिक पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के मुख्य हॉल में मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर RP पांडे, CDO वरुण कुमार, पूर्व मेयर जत्थेदार अवतार सिंह, जोनल अध्यक्ष प्रेम सिंह, अतिरिक्त जोनल सचिव पदम सिंह आदि सम्मिलित हुए। दिल्ली मंडल अध्यक्ष महेश कुमार, दिल्ली मंडल सचिव RC मीणा, दिल्ली मेन ब्रांच सेक्रेटरी आशीष सिंह द्वारा आए हुए अतिथियों को शॉल उड़ाकर फूल बुक्के व बाबा साहब की प्रतिमा देकर सम्मानित भी किया गया। आए हुए अतिथियों ने सर्वप्रथम बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और सैकड़ों लोगों को संबोधित करते हुए अपने अपने विचार बाबा साहब के जीवन परिचय पर रखे। साथ ही इस भव्य आयोजन में दिल्ली मंडल की सभी ब्रांचों से भारी संख्या में पदाधिकारी व कर्मचारी सम्मिलित हुए। आइए देखते हैं NPT न्यूज इंडिया की यह विशेष कवरेज पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया और मुझे यहाँ पे बुलाया, और मंच पे आसीन सभी सज्जनों को और सामने बैठे सभी महानुभावों को नमन करते हुए मैं बोलना चाहता हूँ कि आज कितने ही महान पुरुष हमारे देश में हुए हैं, परंतु उनकी मृत्यु के बाद धीरे धीरे उनकी जो है स्मृतियाँ धीरे धीरे धुंधली होती जाती है। परंतु बाबा साहब भी ऐसे जो महापुरुष हैं जिनकी आप बोलिए कि समय के साथ प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है, घटने की वजह बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे मैं खुद अपनी आंखों के आगे देख रहा हूँ, साल दर साल जो है आयोजन में वृद्धि होती जा रही है, लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जैसे हम लोग भगवानों की पूजा करते हैं, बहुत से लोग पूजा करते हैं क्योंकि वो कालजयी मानते हैं कि उनको समय से परे रख के देखा जाता है। बाबा साहब के बारे में मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं इंडिया के हर कोने में घुमा हूँ, मैंने लोगों के पर्स में उनकी फोटो देखी है, मैंने उनकी पूजा करते हुए लोगों को देखा है, और सबसे बड़ी बात यह है उनको पता है कि उनको रिटर्न में उससे कुछ मिलना नहीं है, पर फिर भी वो पूजा करते हैं जस्ट बिकॉज वो उनका सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं कि आज वो जिस जगह पे है सिर्फ बाबा साहब के कारण है। और आज मैं भी यहाँ अगर आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ तो उसमें बाबा साहब का ही योगदान है। और ये बात है कि हम लोग बाबा साहब को पढ़ते कम हैं, हमें बाबा साहब के बारे में पढ़ना चाहिए। आप किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, आप सबको पढ़ना चाहिए। बाबा साहब को पढ़ेंगे तो हम अपने देश के लिए एक अच्छा, जो हमारे बच्चे हैं, जो आज की पीढ़ी है, उसके लिए बेहतर भविष्य छोड़ के जा पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान। साथियों, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, देवियों और सज्जनों, आज भारतीय रेलवे की इस प्राचीन और बड़ी ही ऐतिहासिक स्टेशन दिल्ली जंक्शन पर हम लोग परम श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का 132वां जन्म दिवस समारोह मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। इस आयोजन की व्यवस्था करने के लिए SC ST ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने भरसक प्रयास करके ये गैदरिंग यहाँ पर उपस्थित हुई है। जहाँ तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विषय में हमारे तमाम साथियों ने उनके जीवन काल के बारे में, उनके योगदान के बारे में बहुत कुछ बताया है। मैं केवल थोड़ा ही बोलूँगा क्योंकि बहुत समय हो चुका है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो योगदान भारतीय संविधान बनाने में है, जो समाज सुधार के लिए उन्होंने कार्य किए हैं, वो तो अपने आप में अप्रतिम है ही।
साथ ही उन्होंने जो एक सूत्र दिया है, अगर हम उसका ही केवल पालन कर लें तो हमारी मानव जाति, हमारा जीवन जो है वो अच्छा बन सकता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा कि शिक्षित बनो, क्योंकि किसी भी समाज के लिए शिक्षा सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सबसे महत्वपूर्ण होती है। और कहा है कि संगठित रहो। अगर आप संगठित रहेंगे तो किसी भी कार्य को आप बहुत ही बखूबी से कर सकते हैं। तथा संघर्ष करो। तो साथियों, जीवन में सबको संघर्ष करना है, बिना संघर्ष के तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो अगर आप संघर्ष करेंगे तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तीन बातें, तीन चीजें, एक मूल मंत्र, शिक्षित रहो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अगर हम केवल इतने पर ही बाबा साहब की इसी सीख को मान करके अपने जीवन का यापन करें तो भी हमें बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, खासतौर से जो हमारी दिल्ली की टीम है, जिसमें हमारे महेश जी और उनकी पूरी टीम बड़े ही जोशो खरोश के साथ, हमारे आशीष जी CHI बड़े ही जोशो खरोश के साथ इस उपलक्ष्य में इस पर्व को मनाते हैं। हम इसको पर्व ही कहेंगे। और हमारे प्रेम सिंह जी अपनी जो इनकी केंद्रीय समिति है, जो टीम है, उसके साथ यहाँ उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा और गरिमापूर्ण मनाते हैं। हमारे विश्वविद्यालय से, दिल्ली विश्वविद्यालय से जो प्रोफेसर साहब आए हैं और हमारे और एक साथी जो विदेश से हमारे बीच में आए हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। और आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भीम। मुझे आज सुबह 11:30 बजे सुभाष भाई का फोन आया, 11:30 बजे, कि आपने 12:15 बजे रेलवे स्टेशन पे आना है और भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती हम यहाँ बना रहे हैं। मुझे लगभग 1 बजे दिल्ली से बाहर निकला था, मगर जब इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो हमारी यूनियन है, SC/ST की जो यूनियन है, वो बाबा जी की जन्म जयंती मनाना चाहती है और वो चाहते हैं कि आप आए, मैंने अपना कार्यक्रम दिल्ली से बाहर जाने का जो अभी 1 बजे जाना था, मैंने कैंसिल कर दिया और मैं सबसे पहले यहाँ पर आया। दोस्तों, आज आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं बाबा साहब की 132वीं जन्म जयंती मनाने के लिए। मुझसे पहले जो वक्ताओं ने अपना व्यक्तित्व पेश किया, उसमें एक से बढ़कर एक बात उन्होंने बाबा जी के लिए बताई। मैं अगर इनके लिए 2 शब्द कहूं तो ये लगेगा कि सूरज को दिए की रोशनी दिखाने वाली बात है। हम सबको मालूम है कि बाबा साहब का जो प्रारंभिक जीवन था वो बहुत ही दुखमय था। उनके पिताजी रामजी सतपाल और माता भीमाबाई, जो उनके पिताजी के छोटे भाई थे, उन्होंने एक बार ये कहा जब बाबा जी पैदा नहीं हुए थे, भीमराव अम्बेडकर पैदा नहीं हुए थे, कि जो पुत्र आपके घर में पैदा होगा वो पूरे विश्व में आपका नाम चलाएगा। और ऐसा ही हुआ। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी मध्य प्रदेश मऊ में पैदा हुए और जब वो स्कूल में जाते थे तो उनको बैठने के लिए स्थान नहीं मिलता था। बिल्कुल कोने के अंदर फटे पड़े टाट पे उनको बिठाया जाता था। अगर उनको पानी पीना होता था, अगर प्यास लगती थी तो उनको पानी पीने की भी अनुमति नहीं थी। अगर कोई ऊपर से ऐसे पानी पिलाए तो पी लेंगे। और जो चपरासी उन्हें पानी पिलाता था, अगर वो छुट्टी पे होता था तो पूरा पूरा दिन वो प्यासे रहते थे। एक बार बाबा भीमराव अम्बेडकर जी अपने पिताजी से मैसूर मिलने जा रहे थे, तो जैसे ही वो रेलवे स्टेशन से उतरे और एक बैलगाड़ी पे बैठ गए, जब बैलगाड़ी से चलना शुरू कर दिया तो आधे रास्ते में गए अंदर जो कोचवान था, उन्होंने पूछा आपकी जात क्या है। जैसे ही उन्हें पता लगा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर दलित समाज से, उन्होंने तुरंत अपनी जो बैलगाड़ी थी उसमें से बैल निकाल दिए और पक्की को उल्ट दिया। बाबा जी जमीन पे गिर गए। आज उनकी जो हम जन्म जयंती मना रहे हैं, मैं सबसे बड़ी बात वो कहेंगे अपना सुभाष जी और जो मंच पे लोग बैठे हुए हैं,
मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी दलित समाज से आता हूं। 50 साल तक मुझे नहीं मालूम कि मैं भी इस समाज से हूं और मैंने अपनी वास्तविकता छुपाई। मैं कभी सिख प्रकोष्ठ में, मैं कभी दूसरे प्रकोष्ठों में। लगभग 7 साल पहले जब मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपने प्रदेश अध्यक्ष से मिलने गया, मैंने उनको बताया कि मैं मल्ला समाज से आता हूं, दलित हूं। उसी दिन से किस्मत बदल गई। मुझे तुरंत उन्होंने SC/ST समाज के अंदर जो हमारा प्रकोष्ठ है उसमें मुझे लिया। मैंने जो सेवाएं थी वहां पर मैं दे ही रहा था, मगर जैसे ही मैं उस प्रकोष्ठ में आया, अपने समाज में आया, मुझे उन्होंने दिल्ली के अंदर सबसे बढ़िया सीट जो हमारी सिविल लाइन की है, जहां आजादी से अब तक कभी बीजेपी जीती नहीं, मुझे चुनाव लड़वाया। मैं वहां से चुनाव जीता और दिल्ली के अंदर मुझसे पहले और मुझसे बाद दलित समाज का आज तक कोई भी मेयर प्रधानमंत्री से मिलने नहीं गया। मुझे प्रधानमंत्री जी ने खुद बुलाया। मुझे प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने कार्यालय में बुलाया, अपने घर में बुलाया। लगभग 9 बार प्रधानमंत्री जी से बैठ के मैंने बात की अपने समाज के बारे में, उनके हम कैसे उत्थान कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी के मन के अंदर एक बहुत बड़ी कुंठा है कि वो भी चाहते हैं कि हमारा समाज और प्रगति करे। उन्होंने 5 तीरथ जो बनाए हैं बाबा साहब के लिए, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाए हैं। मैं आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैंने शायद सोचा था कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे दिल्ली से बाहर जाना है, मगर मैं अब सोच रहा हूं कि मैं नहीं आता तो मैं बहुत कुछ होता। बाबा साहब के इतने बड़ा अनुयायी जहाँ बैठे हुए हैं, मैं यही प्रार्थना करता हूं और आपसे वादा करता हूं कि कभी भी आप मुझे बाबा साहब अम्बेडकर के कार्यक्रम में या अपने समाज के किसी काम में बुलाएंगे, 24 घंटे 7 दिन तन मन धन से मैं आपके साथ हूं। जय भीम, जय भीम। आप भैया इतनी जल संख्या में बैठे, एक बार नारा करो, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद। वो बाबा साहब के लिए 2 सबके, वो सब साथी कोई जाएगा नहीं सर। भोजन की व्यवस्था है, भोजन करके सब जाएंगे। बिल्कुल जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। डायरेक्टर साहब का स्वागत कर रहे हैं हमारे चुनाव अध्यक्ष प्रेम सिंह जी। ताली बजती रहनी चाहिए। धन्यवाद। महाकाणिक तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के 132वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित स्टेशन डायरेक्टर महोदय, सीनियर CDO महोदय, यूनिवर्सिटी के हमारे डॉक्टर सुरेंद्र जी और उनकी पूरी टीम, NRMU, URMU के सभी पदाधिकारी, हमारे बड़े भाई श्री पदम सिंह जी, जोनल कोषाध्यक्ष मैडम कोमल गौतम, हेडक्वार्टर डिवीजन के मंडल मंत्री, मंडल अध्यक्ष, दिल्ली डिवीजन के सभी पदाधिकारी, सभी शाखाओं के उपस्थित पदाधिकारी और सम्मानित उपस्थित श्रोतागण, आप सबको मेरा जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के जीवन परिचय, संघर्ष, किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। साथियों, बाबा साहब के बारे में जितनी भी चर्चा की जाए वो बहुत तो जैसे सूर्य को दीपक दिखाने जैसी होगी। साथियों, बाबा साहब ने जिस देश काल वातावरण स्थिति परिस्थिति में जन्म लिया, उस समय देश के हालात ज्यादा अच्छे नहीं थे। छुआछूत, भेदभाव, असमानता, आर्थिक असमानता, मतलब जो भी कहा जाए उस समय मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि लोग उस समय कहते हैं कि देश में जैसे अभी कलयुग है, उस समय स्वर्ण युग कहते थे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वो उस समय का कैसे स्वर्ण युग था। ऐसी स्थिति में जहां समान
एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण नहीं की जा सकती हो, एक कुएं से सभी लोग पानी नहीं पी सकते हो, किसी एक बैलगाड़ी या अन्य किसी वाहन का एक साथ अनुसूचित जाति, जनजाति, बहुजन, अल्पसंख्यक जो भी है सभी लोग समान रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ऐसा उस समय का वातावरण था। साथियों, ये तो प्रकृति की देन है। हवा, धूप, पानी, वर्षा, पृथ्वी, इन पर किसी का एक विशेषाधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी व्यक्ति वर्ग विशेष ने इसमें अपना एक आधिपत्य जमा रखा था। उस समय में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने जन्म लिया। साथियों, बड़ा होने के पश्चात उनकी पढ़ने की इच्छा हुई जैसे अन्य बच्चों की होती है, लेकिन उस समय के हालात इतने अच्छे नहीं थे, चूंकि उनको एडमिशन नहीं दिया गया। लेकिन चूंकि इनके पिताजी सेना में सूबेदार थे तो उन्हें कुछ नियम कानून मालूम थे, तो उन्होंने उसका इस्तेमाल करते हुए बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को एक बालक के रूप में एडमिशन कराया। बड़ी मुश्किल से एडमिशन हुआ। एडमिशन में शर्त रखी गई कि वो अपनी जो टाट पट्टी है बैठने की वो घर से लेके आएंगे, क्लास के बाहर बैठ के वो शिक्षा ग्रहण करेंगे, किसी भी बच्चे के साथ घुलेंगे मिलेंगे नहीं, वार्तालाप नहीं करेंगे, किसी को छुएंगे नहीं, और जो पीने का पानी है जो एक घड़ा एक स्कूल के बाहर रखा रहता था, मैंने भी बहुत दिनों तक देखा है, उस घड़े से अन्य सामान्य वर्ग के बच्चे सीधे पानी पी सकते थे। लेकिन बाबा साहब को ये शर्त रखी गई कि आप घड़े को नहीं छुएंगे, आपको जब भी प्यास लगेगी आप बताएंगे, कोई दूसरा आपको पानी पिलाएगा, आप बैठेंगे और आप हाथ ऐसे करेंगे और वो लगभग 3 फीट ऊपर से पानी डालेगा। क्योंकि इनके पढ़ने की इच्छा थी और प्रकृति होनहार को कोई रोक नहीं सकता। इन्होंने सहमति दी, परिवार ने सहमति दी और इन्होंने बाबा साहब ने क्लास के बाहर रहते हुए उच्च शिक्षा ग्रहण की। साथियों, अभी एक ये एपिसोड चल रहा है, उसमें बताया गया कि कई बार अध्यापक द्वारा पूछा जाता, लेकिन अगर ये अच्छा जवाब देते, सही जवाब देते, तब भी इनके जवाब को मान्यता नहीं दी जाती। साथियों, विषम परिस्थितियों में रहते हुए डॉक्टर बाबा साहब ने पीड़ा झेलते हुए, वेदना झेलते हुए उच्च शिक्षा हासिल की, और वो शिक्षा आज इस भारत देश में अभी तक कोई भी ग्रहण नहीं कर सका है आज तक। साथियों, बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थी, 9 भाषाओं के धनी थे। यूं तो उस समय संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था, अनुसूचित जाति, जनजाति, जिसे उस समय दलित वर्ग कहा जाता था, लेकिन बाबा साहब ने डायरेक्ट संस्कृति में पढ़ करके उन्होंने जर्मनी गए, वहां शिक्षा ग्रहण की और उस माध्यम से संस्कृत की न केवल शिक्षा ग्रहण की, उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने संस्कृत में एक अध्यापन का भी कार्य किया। उन्होंने कॉलेज में पढ़ाया भी बाबा साहब ने। साथियों, बाबा साहब ने, जब बाबा साहब के सामने विकट समस्या थी पानी की और मंदिर की, तो बाबा साहब ने सबसे पहला जो आंदोलन चुना वो पानी के लिए चुना सन 1927 में। बाबा साहब जानते थे कि हमारा मंदिर मस्जिद किसी भी धार्मिक स्थल से गुजारा नहीं है, हमारा कुछ उद्धार होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मान और सम्मान के लिए बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 2 मार्च 1932 को कालाराम मंदिर में आंदोलन किया और उन्होंने वहां प्रवेश किया। साथियों, बाबा साहब को जिस क्षेत्र में भी मौका मिला उस क्षेत्र में उन्होंने ख्याति हासिल की, और सबसे बड़ी बात यह रही कि बाबा साहब ने बिना किसी भेदभाव, असमानता के जो भी प्रावधान किए, समान प्रावधान किए। साथियों, बाबा साहब आजीवन भूखे रहे, कष्ट में रहे। बाबा साहब के बारे में कहा जाता है कि जब बाबा साहब थीसिस लिख रहे थे तो उस समय एक किताब इनको मार्केट में दिखाई दी, किताब इन्होंने खरीद ली। जब बाबा साहब ने किताब खरीद ली तो बाबा साहब की जेब में पैसे नहीं थे। 2 दिन खाना नहीं खाया और उन्होंने उस किताब को पढ़ा, थीसिस पूरी की, और उस थीसिस की बदौलत आज भारत में भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई है वो उसी थीसिस की देन है, उसी भूख की देन है, उसी समर्पण की देन है। साथियों, बाबा साहब ने, आज जो सरकार पानी के लिए परेशान है, पानी के लिए बहुत सारी नीति बना रही है, लेकिन बाबा साहब ने, कितनी साल पुरानी बात है कि जब बाबा साहब को मौका मिला तो बाबा साहब ने बांधों की संरचना की
और ये सिर्फ जो आज भारतवर्ष में जो बांध दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो किसी के नाम से सेतु रखा जाए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। साथियों, आज जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे वो कोई भी ट्रेड यूनियन एनआरएम है, यूआरएम है, यूआरके है, प्रोमोटिव ऑफिसर्स है, एसोसिएशन जो भी है, ये ट्रेड यूनियन एक्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। आज हमारी एसोसिएशन अगर इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम कर पा रही है तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। साथियों, आज जो महिलाएं, आज मैंने ये अक्सर देखा है महिलाएं कि हाँ बाबा साहब थे जिन्होंने संविधान बनाया था। अरे संविधान बहुत छोटी चीज है। अनुसूचित जाति जनजाति के साथ जो भेदभाव था वो तो था ही था, लेकिन देश की प्रत्येक महिला, चाहे वो शर्मा हो, चाहे कोई भी हो, सवर्ण हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, चाहे वो राजा, एक चंद राजा रहे होंगे देश के, 2 4 6 रहे होंगे, लेकिन उनके यहाँ भी भेदभाव था महिलाओं को। अगर महिला का अगर चाहे अल्पायु में ही शादी होने के 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद भी उसके पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसे पुनर्विवाह करने की कोई आजादी नहीं थी, पढ़ने की आजादी नहीं थी, वोट की आजादी नहीं थी, पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था उसको। कितनी बड़ी विडंबना है कि आज बाबा साहब को अनुसूचित जाति जनजाति से जोड़कर रख दिया गया है। मैं चाहूंगा कि जो जितनी भी महिलाएं हैं हमारे देश की, उनको बाबा का सम्मान करना चाहिए और बाबा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि बाबा अगर आप नहीं आते तो आज हम बिना पर्दे के और हम अपने घर परिवार में नहीं बैठ रहे होते। आज मैं बताना चाहूंगा आपको, उस समय बैंकिंग व्यवस्था इतनी नहीं थी, लेकिन हाँ कुछ न कुछ था, लेकिन उसमें भी महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। साथियों, जब वोट डालने की बात आई तो भाई वोट का अधिकार किसको दिया जाए, तो राजकुमारी अमृत कौर थी उसमें जो सदस्य थी, तो उन्होंने पहले कहा कि ग्रेजुएशन हो, तो बाबा साहब ने उनको समझाया कि ऐसी कौन सी महिलाएं आज देश की जो ग्रेजुएट है। उन्होंने फिर कहा कि वो संपत्ति पे हो, जो टैक्स पेयर हो, तो इसमें बहुत बड़ी चर्चा है, अगर मैं करूंगा तो बहुत देर लगेगी इस तरह की चर्चा के लिए। अंत में बाबा साहब ने एक ही कहा कि चाहे राजा हो, चाहे वो रिक्शे वाला हो, सबको वोट डालने का अधिकार हो, सबको राजा चुनने का अधिकार हो। बाबा साहब ने कहा राजकुमारी अमृत कौर, अब तक राजा रानी के पेट से पैदा होते रहे हैं, लेकिन अब मेरा साथ दो तो राजा प्रत्येक घर से पैदा हो, प्रत्येक महिला राजा को पैदा कर सकती है। और साथियों, आज मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज जो राजा जो डीएम होता है या जो हमारे जो स्टेशन डायरेक्टर है, ये अपने आप में राजा है, इस स्टेशन के राजा है। राजा का मतलब यही नहीं है कि वो शिकार खेलने जाएगा या वो तलवारबाजी करेगा या युद्ध करेगा। राजा मतलब है कि उस बहुत सारे लोगों का उन पर वो सानिध्य रहे और बहुत सारे लोगों के ऊपर वो अपना नेतृत्व करे। तो साथियों, बहुत सारी चर्चा है। आज जो महिलाओं को जो प्रसूति अवकाश मिल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। क्या ये अनुसूचित जाति की महिलाओं को मिल रहा है? ये प्रत्येक महिला को ये लाभ मिल रहा है। उस समय बाबा साहब ने सोचा था कि अगर किसी महिला को अगर प्रसूति होती है, बच्चा होता है, तो उस समय उसके आदमी की भी उसको जरूरत है। तो साथियों, उस समय उन्होंने जो 10 दिन का जो पैटर्निटी लीव है, ये भी सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। साथियों, बाबा साहब के बारे में जितनी चर्चा की जाए बहुत कम रहेगी, लेकिन मैं ये फिर कहना चाहूंगा कि हमारे देश के 33 करोड़ देवी देवता एक चूहा पैदा नहीं कर सके, और बाबा साहब ने हमारे इस भारत देश में लाखों करोड़ों योग्य राजा ही नहीं, बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी पैदा किए हैं। साथियों, बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया। जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रतिज्ञा की थी कि आप कोड बिल बनाएं, मैं इसको पास करा के रहूंगा। बाबा साहब ने कहा कि अगर किसी कारणवश ये पास नहीं हुआ तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। साथियों, हिंदू कोड बिल की स्थापना हुई, बना, पास होने की जब नौबत आई तो यही हमारी चंद महिलाएं थी जो आगे आ गई और उन्होंने विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू जी ने तो इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन महिलाओं के सम्मान में डॉक्टर बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा कि मैं जब तक मेरा जीवन है मैं सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए काम करूंगा और देश के जो वंचित समाज है उसके लिए मैं काम करूंगा। तो साथियों, आज इस जो हमारा ऐतिहासिक स्टेशन है दिल्ली, ये वो तो नई आ गई, इसमें नया नहीं लगा है, ये हमारी ऐतिहासिक स्टेशन है और इस ऐतिहासिक स्टेशन को
तो स्टेशन डायरेक्टर जो रहे इन्होंने बड़ा सींचा है, सवाला है और बड़ा खूबसूरत इसे बनाया है और हमारे इस एसोसिएशन के लिए इन्होंने बहुत सहयोग किया है। तो मैं इस कार्यक्रम में आयोजक, प्रायोजक, सभी उपस्थित गणों से मैं सबको बधाई दूंगा, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक धन्यवाद। और मैं यही कहूंगा कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर हम सभी चलने का प्रयास करें, इसी में हमारा कल्याण है। साथियों, बाबा साहब जब हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर नहीं कर सके, बहुत प्रयास किया। बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में जन्म लेना मेरे बस में नहीं था, लेकिन मेरे बस में है, या तो मैं इसकी कुरीतियों को दूर कर दूंगा, अगर कुरीतियों को दूर नहीं कर पाया तो मैं स्वयं हिंदू धर्म छोड़ दूंगा। साथियों, एक लंबे समय तक बहुत बड़ा अध्ययन किया उन्होंने, सिख, मुस्लिम, ईसाई सभी धर्मों में गए और जाके उन्होंने बहुत स्टडी की, गहराई से अध्ययन किया, उनकी खामियों को, वहां भी उन्होंने कुछ खामियों को बताया कि आप इन खामियों को दूर कर लें। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। बौद्ध धर्म का जो वैज्ञानिकता पर आधारित, सभी धर्मों को समता समानता पर आधारित, और बौद्ध कहते हैं कि मुझे पूजने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं अपने दीपकों, आप स्वयं उजाला करो, अपना कल्याण करो, अपने देश का कल्याण करो। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 2 साल 11 माह 18 दिन में जो देश के लिए जो संविधान दिया, उस समय रूस का, पाकिस्तान का, अन्य देशों को भी बहुत सारे संविधान बन रहे थे, लेकिन बाबा साहब के द्वारा बनाया गया संविधान अभी भी अखंड है। भारत हमारा अखंड है और जो भारत आज अखंड है वो सिर्फ और सिर्फ संविधान की देन है और वो सिर्फ बाबा साहब की देन है। साथियों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि संविधान बहुत सारे देशों के संविधान को पढ़ के बनाया गया था। हाँ, मैं निश्चित तौर पर इससे मैं भी सहमत हूं कि बाबा साहब ने बहुत सारे देशों के जो संविधान थे उनको संविधान को पढ़ा था, देखा था। लेकिन साथियों, दूध होता है, दूध में से मक्खन निकालना, मक्खन में से घी निकालना, ये बाबा साहब की देन है जो उन्होंने रिफाइन किया और जो जहां अपनी आवश्यकता के अनुसार जोड़ा और जहां आवश्यकता के अनुसार उन्होंने छोड़ा। तो साथियों, मैं देश की अखंडता के लिए, देश के लिए हमें सबको मिलकर काम करना चाहिए। और मैं प्रशासन को ये बताना चाह रहा हूं कि वैसे हमारे पांडे जी जब से रेल में आए हैं मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे हैं और शायद ही ऐसा कोई एक आधी बार कोई रहा हो जो मुझे इसे शिकायत रही हो, क्योंकि ये अपने स्तर से ही हमें बहुत बड़ा सहयोग करते रहते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा यहाँ सभी से कि आप देश अनुसूचित जाति जनजाति के विशेष योगदान से चल रहा है। मुझे सभी से मेरा अनुरोध है कि सभी लोग इनको मान सम्मान दें, अधिक से अधिक इनसे काम लें, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं। इस कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम के आयोजन के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाइयां, जय भीम। राष्ट्रीय महामंत्री श्री अशोक कुमार जी को आज आना था, लेकिन किसी कारणवश यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय और साथीगण, आप सभी को मेरा जय भीम। आज हम बाबा साहब के 132वीं जन्मोत्सव को मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बाबा साहब अतुलनीय हुए हैं हमारे पूरे राष्ट्र में। इन्होंने जो काम किए हैं न केवल दलितों के लिए, उनमें श्रेष्ठ है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए जो बाबा साहब ने काम किए हैं, शायद ही किसी और व्यक्ति ने इस तरह के कार्य बाबा साहब के अलावा किसी और ने किए होंगे। शिक्षा जो अभी तक जो बाबा साहब के समय, उससे पहले तक महिलाएं जिस शिक्षा से वंचित थी, बाबा साहब ने उनकी शिक्षाओं के लिए बहुत से कार्य किए। वो कहते भी थे कि मैं किसी समाज की उन्नति को वहाँ की महिलाओं की तरफ से देखता हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात है। जिन महिलाओं को पशुओं की तरह देखा जाता था, बाबा साहब ने उनको मानव माना, इंसान की तरह माना और उन्हें शिक्षा का अधिकार दिया। वो अधिकार जो केवल अभी तक पुरुषों को हासिल था, उन समानता का, उस शिक्षा का अधिकार बाबा साहब की वजह से हम महिलाओं को भी हासिल हो पाया। और उसकी एक उदाहरण के तौर पर मैं भी हूँ कि मैं यहाँ पर अभी पढ़ रही हूँ, पीएचडी कर रही हूँ और यहाँ पर खड़ी होकर बोल पा रही हूँ। यहाँ पर जो संख्या है वो पुरुषों की ज्यादा है, महिलाओं की बहुत कम है। और फिर भी ये जो कम संख्या है महिलाओं की, उसके बावजूद भी वो हम इस बात को एक संकेत के
रूप में ले सकते हैं, हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो है संख्या चाहे बेशक कम ही है, वो बाबा साहब की ही कारण है। यहाँ हम बोल पा रहे हैं, शिक्षा हासिल कर पा रहे हैं। ना केवल शिक्षा, लैंगिक समानता की बात हो, मताधिकार की बात हो, मताधिकार जो हमें वोट देने का अधिकार है, बहुत से देशों में बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई है वोट देने के लिए, क्योंकि पुरुषों को ही अधिकार था, महिलाओं ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। पर बाबा साहब ने संविधान निर्माण के समय ही हमें भारत राष्ट्र की महिलाओं को ये अधिकार दिया, और इसके लिए हमें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। इसीलिए भी शायद हम लोग कहीं ना कहीं एक जो उनका मूल्य है, उनका सम्मान है, कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें ये चीजें बाबा साहब क्योंकि दूरदर्शी थे, उन्होंने दी है, हमें इसके लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा। तो इस सम्मान के लिए हमें बाबा साहब का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। और साथ ही साथ हिंदू वोट बिल, हालांकि वो पास नहीं हो पाया था, परंतु उसकी वजह से जो हमें संपत्ति का अधिकार, तलाक लेने का और बच्चे वोट लेने का, ये तमाम जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, वो सब बाबा साहब की वजह से मिल पाए हैं। और ये अधिकार हमें हमेशा याद रखने चाहिए और अपने स्तर पर कोशिश करनी चाहिए कि हम इन सभी अधिकारों को खुद के लिए तो संजोए रखें। साथ ही साथ जो हमारे साथीगण हैं या जिनको भी जरूरत है, अपने स्तर पर जो कार्य हम कर सकते हैं, बाबा साहब के सपनों को ले जाकर आगे बढ़ सकते हैं, वो हमें कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि मुझे जो धोखा दिया है वो मेरे शिक्षित अपने लोगों ने दिया है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो धोखा या वो कोताही हम ना बरते अपने कामों में। तो इसका हमें प्रयास करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, वो भी देखो भारत के संविधान की वजह से ही है। IAS ऑफिसर और IR, IPS, ये सब बाबा साहब के संविधान की वजह से, जो महिलाओं को इतना अधिकार दिया, जो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज हमारे साथ खड़ी है। घर हो या बाहर हो, चाहे जंग हो या मैदान हो, कहीं भी हो, महिला शक्ति हमारे साथ बराबर से साथ दे रही है। इसीलिए महिला शक्ति बाबा साहब। अब इसी के साथ में अंशु गौरव जी, जो ब्रांच सेक्रेटरी है नई दिल्ली कोचिंग ब्रांच के, सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए और विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए मैं अपना वक्तव्य रखने की अनुमति चाहता हूं। साथियों, बाबा साहब ने कहा था, कल्टिवेशन ऑफ द माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए अपने ज्ञान का विकास करना। और ऐसा कहते हुए उन्होंने ये नहीं कहा था कि किसी पर्टिकुलर वर्ग की बात की हो। उन्होंने कहा था कि संविधान आपको अपना पूर्ण विकास करने का मौका देता है और इसी को राइट टू डेवलपमेंट कहा गया है। एक बार हमारे एक अधिकारी जिनसे हम मीटिंग करने गए थे, उन्होंने कहा था कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इट इज अगेंस्ट आर्टिकल 14। तो मैंने कहा कि सर आपने लगता है आर्टिकल 14 सही से पढ़ा नहीं है। तो वो बोले कि राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14 में, तो रिजर्वेशन राइट टू इक्वालिटी का हनन करता है। मैंने कहा सर आपने सही से पढ़ा नहीं है, आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी विद द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ राइट। तो उन्होंने बोला कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ राइट तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। मैंने कहा सर आज जाइए और आज संविधान की किताब खोलकर आप आर्टिकल 14 पढ़ना। अगले दिन जब वो मुझे मिले तो उन्होंने कहा था कि आप सही कह रहे थे, राइट टू इक्वालिटी के साथ में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ राइट भी है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जितनी ज्यादा जानकारी समाज विकसित करता है उतना ही ज्यादा सम्मानित होता है। बाबा साहब जो खुद सामाजिक कुरीतियों का जिन्होंने दंश झेला, जब उन्होंने संविधान लिखा तो उन्होंने ये अपने मन में ये ठान ली थी कि हमारे भारत देश के संविधान में किसी भी जो कोई भी अनुबंध हो उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने संविधान लिखने से पहले 125 देशों के संविधान को अक्षर से पढ़ा और उसकी जितनी अच्छी अच्छी बातें थी
जो कि टेस्टेड ओके थी, उन्होंने उन सभी बातों का एक एमलगम बनाया और संविधान का मसौदा तैयार किया, जिस पर करीब करीब 3 साल तक जो भी प्रावधान थे एक एक क्लॉज के ऊपर विस्तृत बहस हुई और संविधान सभा के 296 लोगों ने, जो संविधान सभा में जिसमें पहली बार, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो हमारी अंतरिम सरकार बनी थी, अंतरिम सरकार में महिलाओं को बहुत ही कम मौका दिया गया था, लेकिन जब भारत की सरकार पहली बार बनी और हमारी संविधान सभा बनी, उसमें पहली बार 15 महिलाओं को स्थान दिया गया। लेकिन ये बात ये थी कि जो वो सभी 15 महिलाएं थी जो नारी शक्ति थी, वो समाज के एक बहुत ही ताकतवर वर्ग से आती थी, राजकुमारी अमृत कौर हो या सुचेता कृपलानी जी हो। लेकिन बाबा साहब ने अपने संविधान को जब लिखा तो उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर से कमजोर वर्ग, संवेदनशील से संवेदनशील वर्ग से आने वाली महिलाओं को सत्ता के सबसे ऊंचे सिंहासन पर अधिकार मिलना चाहिए। आज इसका जीता जागता उदाहरण हम देख रहे हैं कि आज हमारे देश की प्रथम नागरिक एक महिला है। तो मैं ऐसी समाज की बहुत सारी बच्चियों को जानता हूं जो गांधी पीस एंड स्टडीज में क्या कहते हैं पीएचडी कर रही हैं, हिंदू कोड बिल के ऊपर स्टडीज कर रही हैं। और मैंने एक बार, हमारी एक बड़ी बहन थी, उसने बोला कि इस मतलब पूरे खानदान में मैं ही पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ और तुम लोग सब बीटेक कर करके सब ग्रेजुएशन हो गए, तो लेकिन कोई पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है। लेकिन मुझे इस बात का बहुत धक्का लगा कि बाबा साहब के समाज का एक व्यक्ति और अपने ही घर में ये बात की वो खेल रहा है कि वो मतलब ऐसे ग्रेजुएशन है। तो साथियों, मैंने उसके बाद 4 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया लगातार। और मैं एक दिन पढ़ रहा था मोस्ट क्वालिफाइड इंडियन कौन है, तो उसमें श्रीकांत जिचकार जी का नाम आ रहा था। भार की दृष्टि से यदि देखा जाए तो बाबा साहब पहले स्थान पर हैं और भारत में ही नहीं, विश्व के उन चुनिंदा लोगों में है जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। लेकिन जैसे कि रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो श्रीकांत जिचकार जी को मोस्ट क्वालिफाइड इंडियन माना जाता है। तो एक दिन मैंने ये मन में ठान ली कि अगर बाबा साहब प्रथम नंबर पे है तो दूसरे नंबर पर मैं ही क्यों नहीं हूं। तो इसलिए मैंने ये एक कुछ दिन से प्रण कर लिया कि मैं कुछ और कर पाऊं चाहे नहीं कर पाऊं, लेकिन शिक्षा में मैं अपना ऐसा स्थान बनाऊंगा कि जो हमारा समाज, मेरा खानदान और मेरा जो समाज है वो पीढ़ियों तक मुझे याद रखेगा। तो जो बाबा साहब ने कहा कि जो हमारे मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, कल्टीवेशन ऑफ माइंड होना चाहिए, जो हमारी ह्यूमन एग्जिस्टेंस है इसका अल्टीमेट एम यही होना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने जब पहला नारा दिया अपना, तो उन्होंने एक लाइन में लिखा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसके लिए आपको शेरनी के पेट से पैदा होने की जरूरत नहीं है। तो और जब समाज को उन्होंने कहा कि भाई आपको कैसे आगे बढ़ना है, तो उन्होंने बोला कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। लेकिन बड़ी दुखद घटना ये है कि हमारा समाज 5000 सालों से संघर्ष कर रहा है, लेकिन जो बाबा साहब ने कहा था कि पहले शिक्षित बनो, वो वाला जो स्टेप है वो सबसे बाद में आ रहा है और संघर्ष करो पहले आ रहा है। इसलिए हमारा संघर्ष गलत दिशा में चला जाता है कई बार। और हमने बाबा साहब की जो उन्होंने शिक्षाएं दी, कई बार क्या होता है कि हम उसका गलत इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं और इसी वजह से वो बाद में हमारे अंडर डेवलपमेंट का कारण भी बनता है। इसलिए मैं अपने समाज के ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के हर नारी, हर पुरुष को, हर बच्चे को ये संदेश देना चाहता हूं कि शिक्षा को ही हम अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य यदि बना लेंगे तो बाकी सारे काम शिक्षा पर ही आश्रित रहते हैं। जब एक बार हमारा दिमाग उन सभी मूल भावनाओं को समझने लगेगा तो बाकी सारा डेवलपमेंट हम अपने आप ही हो जाएगा। और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए मैं तो कहता हूं कि शिक्षा के जो द्वार हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए बराबर खोल देने चाहिए, जिससे कि हर एक व्यक्ति अपने ज्ञान का संपूर्ण विकास कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाबा साहब को नमन करते हुए आप सभी से कहना चाहता हूं, जय भीम, जय भारत। सर्वप्रथम तो आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।
मंच पर बैठे हमारे दिल्ली स्टेशन के परिवार के मुखिया श्री राजेंद्र पांडे जी, स्टेशन डायरेक्टर साहब, और हमारे बीच में दोनों डॉक्टर साहब आए हुए हैं, और हमारे जत्थेदार साहब और यूआरएम के जो पदाधिकारी हैं भाई सुभाष बंगाली, और मंच के समक्ष बैठे हुए सभी साथियों को बाबा साहब की 132वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है, कई वर्षों से इस हॉल के अंदर बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, और उसके लिए अगर मैं और मेरा संगठन किसी को पूरा दायित्व देता है और प्रोत्साहन देता है, तो महेश कुमार जी जो कि डिवीजन प्रेसिडेंट है, और आशीष जी जो कि हमारी दिल्ली स्टेशन शाखा के सेक्रेटरी साहब है, एक बार मैं उनके लिए नारे का जवाब नारे से लेना चाहूंगा। ऑल इंडिया रेलवे एसोसिएशन जिंदाबाद, ऑल इंडिया रेलवे एसोसिएशन जिंदाबाद। भाई पीछे वाले साथी नाराज है ज्ञान से। ऑल इंडिया रेलवे एसोसिएशन जिंदाबाद, ऑल इंडिया रेलवे एसोसिएशन जिंदाबाद। और साथियों, इसी कड़ी में एक बार बाबा साहब के लिए नारा देना चाहूंगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। साथियों, अमर रहे, अमर कैसे रहेंगे, उसी विषय में थोड़ी बात करना चाह रहा था मैं। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी अपनी बात रखी। बाबा साहब अमर जब होंगे जब उनके जीवन इन तीनों सूत्रों पर चलने का काम करेंगे। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और मैं उसी सूत्र को सिर्फ एक ही चीज में देना चाहूंगा कि आप शिक्षित बनो, अपने बच्चे को पढ़ाओ, अपने समाज को पढ़ाओ। बेशक एक टाइम खाना मत खाओ, लेकिन समाज को पढ़ाओ जरूर, क्योंकि जिसके अंदर पढ़ने के बाद समझ आती है उसमें संघर्ष करने की ताकत भी मिलेगी, साथ ही वो अपने पूरे समाज के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेगा, संगठित होने का भी काम करेगा। तो साथियों, जैसा कि पूर्व वक्ता मेरी छोटी बहन ने भी कुछ बात बताई थी महिलाओं के लिए, तो बड़ा अच्छा लगा। हमारी बेटियां भी अब आज आगे आ रही हैं, क्योंकि बाबा साहब ने इस दलित समाज की महिलाओं के लिए नहीं, इस पूरे भारतवर्ष की महिलाओं के लिए जो काम करा है जो कोई नहीं कर पाया, पूरी जो कि पार्टी जीतने के बाद आई वो भी नहीं कर पाई, उनको हक दिलाने का काम करा, शिक्षा के अंदर समानता का अधिकार दिलाने का काम करा, साथ ही जो कि जॉब के अंदर महिला उनको मैटरनिटी लीव दिलाने का काम करा। और अभी मेरे भाई महेश जी एक बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि यूपीएससी और पास करके हमारे साथी आईएएस बने, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा कि आज उस कैडर के अंदर भी बैकडोर एंट्री करने का काम कर रही है भारत सरकार, क्योंकि भारत सरकार का जो मतलब उनकी इच्छा है वो ये है कि आप लोग ऊपर ना उठे, क्योंकि हमारे बच्चे आज मेहनत कर रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, आगे जाने का काम कर रहे हैं। आज यूपीएससी में उनके मुकाबले कोई है नहीं, लेकिन वो अगर टॉप करके प्रीलिम्स में और मेंस में टॉप कर लेते हैं, उनको इंटरव्यू के अंदर जो है वापिस करने का काम कराया जाता है। तो साथियों, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों को जागने का टाइम है, और इन्हीं प्रोग्रामों के जरिए आप लोग एक दूसरे से मिले और आगे बढ़ने का काम करें। और मैं बाबा साहब के भी जीवनी पे एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, क्योंकि बाबा साहब का जन्मदिन है, उनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के अंदर जब संविधान सभा बनी, कोई और इतना मौजूदा आदमी नहीं था, इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं था जो कि संविधान को बना देता। बाबा साहब उस संविधान सभा के चेयरमैन बने। साथ ही एक रात जब वो सो रहे थे, एक रात जब वो अपने कमरे में बैठे थे, तो रात को मदन मोहन मालवीय जी वहां पर गुजरे। कहने बाबा आप 3 बजे तक कैसे जाग रहे हैं? कहने मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरा समाज सोएगा, और जिस दिन मेरा समाज जाएगा मैं उस दिन ही जो सोने का काम करूंगा। तो साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए मैं सत्संग में एक बार बाबा साहब के लिए एक छोटा सा शेर कह लो या कविता कह लो कहना चाहूंगा। ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया। अंधेरा वो मनुवादी लोग जिन्होंने इस दबे कुचले समाज को खत्म करने का काम करा, उनके साथ अन्याय करा कि ए अंधेरा देख ले मुंह तेरा काला हो गया,
और इस दलित समाज की आंखों में आज उजाला हो गया। ये जो आज समाज बैठा है ये जाग चुका है और बाबा साहब को सच्ची संतान की सच्चा जन्म दिवस इसीलिए है कि आप सब लोग जागे और अपने बच्चों को पढ़ाएं। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज बाबा साहब का जन्म दिवस हर वर्ष यहीं पर मनाती है। मंच पर आसीन हमारे स्टेशन डायरेक्टर साहब पांडे सर, दिल्ली भाजपा के SC/ST के अखिल भारतीय सदस्य पूर्व मेयर भाई जत्थेदार अवतार सिंह जी, NRNU के मेरे साथी मेरे भाई जयचंद प्रकाश, सम्मानित SC/ST के पदाधिकारीगण व RWA छोटी मोटरसाइकिल के प्रधान श्री राजकुमार चौहान जी, बड़े भाई महेश जी। साथियों, बाबा साहब के बारे में हर कोई अपनी तरीके से देखता है। जो उसके मन में श्रद्धा होती है वो बाबा साहब के लिए अपने शब्दों में व्यक्त करता है। मैं आप लोगों को ज्यादा दूर ना ले जाते हुए, क्योंकि कुछ घटनाएं हमने किताबों से पढ़ी, कुछ हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया और कुछ हम लोगों से सुनते हैं। 2013 में जब राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जी हिंदुस्तान आए थे, राष्ट्रपति भवन में जब उनको ऑनर दिया गया और जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले तो उन्होंने एक ही बात कही। ओबामा जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह कहा कि मोदी जी सब कुछ ठीक है, लेकिन आपसे मेरा एक निवेदन है, भारत बहुत बड़ी तरक्की करेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, ये तो सत्य है, लेकिन बनेगा तब अगर ये देश बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चला तो जरूर बनेगा। और शायद आप लोगों को अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से बात भी पता चली हो, उन्होंने आर्टिकल 125 का जिक्र किया था, जिसका अखबारों में बहुत उछाला गया था कि बराक ओबामा जी आए, विपक्ष ने बहुत उग्रता से उस मुद्दे को उठाया था। 125 आर्टिकल क्या है? उन्होंने कहा था कि भारत तरक्की करेगा, लेकिन कब करेगा? जब इसका शोषित समाज, इसके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक होकर सबको एक नजर से देखा जाएगा, जैसा कि बाबा ने संविधान में लिखा है, तो ये तरक्की करेगा। मैं डायरेक्टर साहब से बहुत बड़ी बातें परिचित हूं, ऐसे कार्यक्रमों में वो अपना पूर्ण सहयोग करते हैं। मैं जत्थेदार जी के लिए आपको एक बात बताना चाहता हूं, शायद आप लोगों को इनके बारे में नहीं मालूम होगा। आप जब उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर थे, और शायद आपको पता नहीं है, शोषित समाज से ही बिलोंग करते हैं, SC/ST से ही आते हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास जाकर उनके पीएमओ में जाकर बैठ गए थे और इन्होंने जब तक वहां से नहीं उठे थे तब तक उन्होंने सिविक सेंटर, दिल्ली का सिविक सेंटर, उत्तरी दिल्ली नगर निगम में पूरी दिल्ली का सिविक सेंटर, जो कि दिल्ली की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसमें बाबा जी की प्रतिमा जब तक नहीं लगेगी जब तक सरकार अवतार सिंह की वजह से लगी। और एक बात और बता देता हूं, बाबा साहब ने जो अपना अंतिम समय जिंदल साहब की कोठी में, नवीन जिंदल जी की कोठी में जो बिताया, आज आपको पता है कि वो स्मारक बना दिया गया। उसके लिए भी जत्थेदार अवतार सिंह जी ने धीरज गुप्ता जी को लेकर नवीन जिंदल जी के घर पे उनकी माता जी से मिलकर वो जगह भी बाबा जी से ली, बाबा जी के लिए ली, और आज वो स्मारक वहां पर बाबा साहब का बना है। देखिए, आप मेयर बने, क्योंकि मेयर आप कैसे बने? आप मेयर बने संविधान की वजह से। आप जिस समाज से बिलोंग करते हैं, दिल्ली का पहला मेयर, दूसरा मेयर या तीसरा मेयर, उसकी सीट रिजर्व होती है। एक रिजर्व आदमी को ही आप जनरल, दूसरा महिला, और तीसरा और चौथा टर्नओवर है बाबा के संविधान के अनुसार
वो SC/ST समाज से या OBC से आता है, इसलिए आप मेयर बने। और मुझे खुशी है बनाया तो आपने भी अपने शोषित समाज की पूरी सहायता करी, उनकी लड़कियों की शादी में मदद करी। आज आपके समाज के लोग क्यून मैरी स्कूल के अंदर, सेंट जेवियर स्कूल के अंदर, जो कि एक बहुत अच्छे स्कूलों में गिनती है, क्योंकि भाई साहब का सिविल लाइन एरिया था। सिविल लाइन में 2 कैटेगरी आती है, या तो आज आपको जानकर खुशी होगी बड़ी इच्छा क्या थी? बाबा साहब की किसी वर्ग के लिए नहीं थी। बाबा साहब हर कमजोर व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहते थे, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म से जुड़ा हो। बाबा साहब के अनुयायी खाली शोषित समाज ही नहीं है, ब्राह्मण समाज भी बाबा साहब को बहुत पूछता है, जो पढ़े लिखे लोग जो जानते हैं। आज आप अधिकारियों से लड़ते हैं, किस प्रकार लड़ सकते हैं? क्योंकि देश का संविधान जिंदा है, और देश का जब तक ये देश रहेगा, ये दुनिया रहेगी, ये भारत रहेगा, बाबा साहब का नाम अमर रहेगा, अमर था, अमर है और अमर रहेगा। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और मैं अपनी बात को शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग जरा 2-3 नारे लगाएं बाबा साहब के। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। अब मैं अपनी बात शुरू करने से पहले सबसे पहले हमारे समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों तथागत गौतम बुद्ध बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और मंच पे आसीन हमारे आदरणीय मिस्टर अवतार सिंह जी जो कि एक्स मेयर हैं, और मिस्टर RV पांडे जी जो स्टेशन डायरेक्टर हैं, और साथ में हमारे डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर सन 2006 से लेकर के अब तक पूर्ण रूप से छात्रों के लिए जो काम कर रहे हैं, और इसके साथ में ही इज ऑल्सो प्रोफेसर एज वेल। ही इज वर्किंग इन वेरी डाउन चिल्ड्रन सोसाइटी फॉर अवर कम्युनिटीज। एंड उसके साथ में सुभाष चक्रवर्ती जी जो कि डिवीजन दिल्ली वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको भी मैं मेरी तरफ से जय भीम। और जयचंद्र प्रकाश जी प्रेसिडेंट NRMU। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मिस्टर महेश कुमार जी को जो कि प्रेसिडेंट है दिल्ली स्टेट के, जो हमारी डिवीजन के दिल्ली मंडल के। तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले क्योंकि मैं कम शब्दों में ही रखूंगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि बाबा साहब एक ऐसी हस्ती हैं जिनको लेकर के केवल इंडिया में नहीं विदेशों में भी उनको लोग बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। किसी भी व्यक्ति का कद केवल उसकी केवल मूर्ति से नहीं, उसके विचारों से देखा जाता है। उसी कड़ी के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में सन 2017 में गूगल ने स्पेशल इमोजी लॉन्च किया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान में, जो कि हमारे लिए बड़ी ही गर्व की बात है। उसके पश्चात 6 अप्रैल 2021 के अंदर ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के अंदर भी एक इक्वालिटी ऑफ डे के रूप में बाबा साहब का जन्म दिवस मनाया गया। आप इधर आ जाओ। अच्छा अब साथियों नारा लगना चाहिए जय भीम, जय भीम। अब इसी में डॉक्टर सुरेंद्र जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा जो कि प्रेसिडेंट है यूथ फॉर जस्टिस दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अभी इन्होंने PhD की है और ये प्रोफेसर, इनके आगे डॉक्टर साहब लग गया, तो डॉक्टर साहब ही कहेंगे हमको।
सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए और राष्ट्र निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूं। आज 132वीं जयंती पर ऑल इंडिया एससी रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन ने ये प्रोग्राम करवाया है। मैं उसका बहुत हार्दिक आभार और सबसे ज्यादा हार्दिक आभार दिल्ली डिवीजन का जिन्होंने जो ये कार्यक्रम कराया है। मंच पर बैठे हुए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा मिस्टर आर.पी. पांडे जी जो कि स्टेशन डायरेक्टर है, मिस्टर महेश कुमार जो आज इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं, उनका आभार। हमारे मनमोहन सिंह जी जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं और भी वर्तमान में इंग्लैंड में रह रहे हैं, सुभाष चक्रवर्ती सर, सुभाष चक्रवर्ती का आभार। जयचंद प्रकाश जी जो प्रेसिडेंट है NRMU के, और अभी हमारे आदरणीय अवतार सिंह जो भी गए हैं जो एक्स मेयर हैं, जत्थेदार जी उनका धन्यवाद। और मैं धन्यवाद मिस्टर प्रेम कुमार जी, उनका कोमल गौतम जी का, और आप सभी जो यहाँ पर अच्छा पदम सिंह उनका धन्यवाद और आप सभी का धन्यवाद। आज यहाँ पर हम सब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 132वीं जयंती मना रहे हैं। बहुत सी बातें सामने आई और सबसे बड़ी बात ये आती है हमारे सामने कि हम हर साल डॉक्टर अंबेडकर की जयंती क्यों मनाते हैं। देखिए, अगर जयंती मनाने का उद्देश्य होता है कि विचार जिंदा रहे, विचार जिंदा रहने के लिए उसको बार बार याद करना पड़ता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने गांधी राणा ने और जिन्ना पुस्तक के अंदर एक बात कही थी कि कोई भी विचार अगर उसको बार बार याद ना किया जाए तो वह विचार मर जाते हैं, विचार मरते हैं तो विचारक मर जाता है, विचारक मर जाते हैं तो जो अच्छी बातें हैं सब समाप्त हो जाती है। तो हमें बार बार अच्छे व्यक्तियों को याद करना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विचार वर्तमान समय के लिए नहीं, भविष्य लेके बहुत जरूरत है। बहुत सारी बातें सामने आई हैं। अभी हमारी बहन पूजा ने महिलाओं के ऊपर बात कही थी, महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने कहा कि अगर इस देश के अंदर सबसे ज्यादा जो काम किया है वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किया। ये बात बहुत सही है। अगर हम उनको बहुत फेमिनिस्ट की कैटेगरी में जाए तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से बड़ा कोई फेमिनिस्ट नहीं था। और देखिए, आज मैं देखता हूं कि किसी भी छोटी छोटी पोस्ट को कोई छोड़ने के लिए नहीं होता, एक काउंसलर की पोस्ट के लिए, किसी भी MLA के लिए, लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने महिलाओं के समर्थन के लिए जब 1951 के अंदर उन्होंने हिंदू बोर्ड को पेश किया जो महिलाओं के समर्थन की वार्ता उनके उत्थान के लिए, लेकिन तत्कालीन सरकार के समय में हिंदू बोर्ड बिल को पास नहीं किया गया, तो उससे गुस्सा होकर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपना मंत्रिमंडल का पद त्याग कर देते हैं। और देखिए, इस देश की जरूरत थी कि वो हिंदू कोड बिल आज तब पास नहीं हुआ, लेकिन खंड खंड में आज भी वह काम कर रहा है। अभी 2005 के अंदर महिलाओं का संपत्ति का अधिकार वो भी हिंदू कोड के बिल के तहत था, वही पास हुआ, वो भी पास हुआ। और अभी हाँ एक मैं बताना चाहूंगा कि इस साल ये 2023 है, 2023 एक महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि आज इससे 100 साल पहले डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी PhD कंप्लीट करी थी इकोनॉमिक्स में, प्रॉब्लम ऑफ रूमेज। उसे पूरे 100 साल होने वाले हैं इस साल। दिसंबर 1923 के अंदर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने PhD सबमिट करी थी और वो दोबारा डॉक्टरेट हुए थे। तो हमारी 100वां साल है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रॉब्लम ऑफ रूमेज उसका। और देखिए, जो उन्होंने थीसिस लिखी थी, इसी के आधार पर हिल्टन यंग कमीशन के सामने बात हुई। 1935 के अंदर हमारा भारतीय रिजर्व बैंक स्थापित हुआ। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को हम छोटा ना कहें कि राष्ट्र निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज पूरे देश का जो ये लेखा जोखा चलता है, सभी बैंक का जो काम है वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जरिए ही है। पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। अभी हमारे एक साथी जो IAS की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारंभ से लेकर अंत तक पढ़ाई को हमेशा उन्होंने इंपोर्टेंस दी। और ये किसी भी व्यक्ति के लिए अगर जो सबसे बड़ा एक लाइब्रेरी है वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का है। उन्होंने, आपने देखा लोग अपने लिए घर बनाते हैं, लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने राजगृह के अंदर एक अपना एक बहुत बड़ा पुस्तकालय बनाया जिसका नाम राजगृह दिया, और उसके अंदर कम से कम 50,000 पुस्तकें उनके व्यक्तिगत खरीदी थी। तो ये उनका पुस्तक के प्रति प्रेम था। और उन्होंने एक बात कही थी, 11 सितंबर 1938 को पुणे के अंदर, मैं राजनेता और राजनीतिक के साथ आजन्म विद्यार्थी हूँ।
उन्होंने कहा कि पढ़ाई से हमें कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, हमें जब तक जिंदा है पढ़ना लिखना जरूरी है। और पढ़ना लिखना इसलिए जरूरी कि हमारे उत्थान के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। और पढ़ाई लिखाई जीते जी नहीं उसके अंत तक भी काम आती है। मानव का, हाँ, जैसे अभी एक हमारे कहते हैं कि मानव का उद्देश्य है हमारे जीवन का विकास करना है। और अभी एक सबसे बड़ी बात आती है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में बहुत सारी बात कहते हैं कि वे संविधान निर्माता हैं। कोई उनको नहीं मानता, लेकिन उनको मैं बताना चाहता हूँ कि संविधान निर्माता क्यों है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी वह थी जो कि पूरे संविधान की नींव थी, जिसके द्वारा पूरे संविधान का निर्माण था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान बनाने का जब काम दिया तो उनको जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जब उनको दिया तो उन्होंने पूरे देश पूरी दुनिया भर के कई संविधानों का अध्ययन किया और उसमें से पूरी दुनिया भर के से कम 7,500 आर्टिकल को पढ़ा और उसमें से 2,500 आर्टिकल को संविधान के अंदर उन्होंने प्रेजेंट किया और 114 दिन के अंदर उन्होंने तैयार कर उसको 12 वचन हुए, 12 बार उनको संविधान में 2,500 आर्टिकल को पेश किया, उस पर चर्चा की गई। उसके बाद एक महत्वपूर्ण एक बहुत बड़ा संविधान किया। संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। और मैं बताना चाहूंगा कि उस टाइम के जो मंत्री राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने खुद उनको संविधान निर्माता की जिम्मेदारी उनको बनाया था। और भारतीय ये संविधान से पहले हमें ज्यादातर देखा गया था कि पूरी दुनिया के अंदर या ज्यादातर जो राजा बनते थे वो रानी के पेट से बनते थे, लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान के द्वारा यह प्रेजेंट किया कि अब कोई भी इस देश का राजा बनेगा वह रानी के पेट से नहीं, वो बैलेट से बाहर आएगा। ये बहुत अच्छी बात की कि आज हमारे देश क्या अगर जो प्रधानमंत्री है कोई भी व्यक्ति है तो भारतीय संविधान की वजह से ही बनता है। और भारत का जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सम्मान भारत में नहीं पूरे देशों में सम्मान हो रहा है। अभी जब 125वीं जयंती के समय पर पूरे देश के अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को सम्मानित किया गया। और अभी हमारे मनमोहन सिंह जी ने बताया कि अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के कोने कोने में वहां की लाइब्रेरी के अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूर्ति लगाई गई है। तो यह उनके सम्मान की बात है। तो इससे हम डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं, हम अगर विश्व रत्न कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अभी एक बात हम नारे लगाते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। तो हम बाबा साहब को तारे के तौर पर जानते हैं। ये आप सभी के लिए एक बड़ी गर्व की बात है। अभी अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमी जो खगोल संस्था है और उसके द्वारा एक तारे को खोजा गया और मुंबई की एक संस्था ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो तारा जो खोजा गया उसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तारे का नाम दिया गया। तो अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम से भी एक तारा है जो आकाश में दिखाई देता है। अभी जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल संस्थान है उस नए तारे का नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तारा रखा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये हम आज जो बड़े जो पदों पर पहुंच गए हैं या कुछ भी कर रहे हैं ये सब बाबा साहब अम्बेडकर के बनाया। डॉक्टर अम्बेडकर सबने कहा था अगर आप कुछ ही बनते हो तो आप सबसे पहले अपने सोसाइटी का मत बोलो जहां से आपने जन्म लिया है और जिस जगह से आए पाए हो। डॉक्टर अम्बेडकर ने सबसे बड़ी बात कही पे बैक टू सोसाइटी। अगर हम कुछ बन जाए तो सबसे पहले अपने परिवार को ना भूले, उस समाज को ना भूले, उस जगह को ना भूले जहां से हम आए। हम अपने उन भाई बहनों को भी हाथ पकड़कर आगे लेके आ जाए, उस दलदल से निकालने की कोशिश करें। तो पे बैक टू सोसाइटी का काम यहाँ पर हम करें। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो आज हमारे यहाँ रेलवे एसोसिएशन ये करवा रहा है शायद उसी के एक कड़ी में बहुत अच्छा काम है। पे बैक टू सोसाइटी देश के कोने कोने से उन वंचितों के लिए काम कर रहा है, उनको जो नीचे गिराए गए उनको वापस आगे लाने का काम कर रहा है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और धन्यवाद पूरे कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए, इस इतना अच्छा समायोजन करने के लिए, सबको एकत्रित करने के लिए। और आप सभी का धन्यवाद, आप सभी ने इतने ध्यान से मुझे सुना। और मुझे लगता है कि मैं अपनी बात को एक नारे से खत्म करूंगा। जय 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 भीम, जय 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 भीम। धन्यवाद सर, जय भीम, जय भारत। सेक्रेटरी CNW के भाई धर्मवीर जी आए हुए, कृपया मंच पर आए। धन्यवाद भाई जी। साथियों, जैसे मेरे से पूर्व वक्ता ने बताया कि भारत के
निर्माता, भारत को नई दिशा देने वाले आज डॉक्टर श्री भीमराव अम्बेडकर जी की 125वीं जन्म दिवस के अवसर पर आप सब हम उपस्थित हुए हैं। आज के मंचासीन चीफ गेस्ट हमारे चीफ स्टेशन मैनेजर श्री पांडे जी, मंचासीन हमारे नेतागण और प्रिय साथियों, भाइयों बहनों, आज का दिन हमारे लिए दिल्ली, खासकर मैं दिल्ली स्टेशन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन मानूंगा कि आप हम सब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म उत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। साथियों, हमारे को जो संविधान दिया गया है ये ऐसे नहीं मिला है। इसके लिए हमारे जितने भी बुजुर्ग थे उन्हें बड़ी कुर्बानी दी है। उनमें सबसे बड़ी कुर्बानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दी है, जो हमें नई दिशा, नई क्रांति, पढ़ने की शिक्षा दी गई, जिससे हम आज समाज में सबके साथ इकट्ठे होकर खड़े हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथियों, वक्ता ज्यादा हमें ज्यादा ना कहते हुए एक बार नारा लगाऊंगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे। धन्यवाद साथियों। डीबी सिंह जी हाईवे हेडक्वार्टर के डिवीजन प्रेसिडेंट, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि मंच पर आए। धन्यवाद महेश जी। ये दिल्ली जो ब्रांच है ये काफी धन्य है, क्योंकि यहाँ पर प्रमुख जगह है, दिल्ली मेन स्टेशन है और यहाँ पर ये हर साल बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। इनको बहुत बहुत हमारा हेडक्वार्टर डिवीजन से साधुवाद, धन्यवाद। और यहाँ पर जो लोग आए हुए उनको हमारा जो है सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। मंच पर विराजमान जोनल अध्यक्ष श्रद्धेय प्रेम सिंह जी, एडीएस पदम सिंह जी, ट्रेजरर श्रीमती कोमल, हमारे आदरणीय स्टेशन डायरेक्टर साहब और मंच पर सभी पदाधिकारी गए और हमारे जो सभी रेल के कर्मचारी, सभी को जय भीम होता है। जैसा कि साथियों आपको सभी को मालूम है कि हम बाबा साहब की 132वीं जन्म जयंती मना रहे हैं और बाबा साहब ने जो भारत के लिए कार्य किया, भारत के लिए ही नहीं किया, इन्होंने समस्त मानव जाति के लिए काम किया, समस्त स्त्री वर्ग के लिए काम किया। उसके लिए बाबा साहब का हम उसके कार्य के पुनीत कार्य के लिए हम लोग, भारतवर्ष के लोग और विश्व के लोग बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यदि आपको व्यवहारिक ज्ञान की जरूरत है, जो हम अक्सर क्या करते हैं कि या तो जो हमारे वक्तागण होते हैं उनके द्वारा जो भाषण दिया जाता है उसे सुनते हैं या किताबों में पढ़ लेते हैं, उसे जानते हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग जो है, जो हमारे 4 तीर्थ स्थल हैं, 4 जो धाम हैं, उन पर अवश्य जाना चाहिए। पहला है बाबा साहब का जहां पर जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश इंदौर
मऊ छावनी में जन्म हुआ था, अंबाबड़े गांव था, वहां पर आपको एक बार जीवन में जरूर जाना चाहिए, ताकि उस समय की जो रहन सहन थी, वातावरण था, किस तरीका का उनके साथ भेदभाव होता था, असमानता थी, वो आपको सारी भौगोलिक और वहां के जो रहन सहन की है सारी जानकारी आपको बहुत अच्छे तरीका से मिलेगी। दूसरा हमारा जो तीर्थ स्थल है वो है संकल्प भूमि बड़ोदरा। बाबा साहब एग्रीमेंट के तहत सयाजीराव गायकवाड़ ने जब छात्रवृत्ति दी और बाहर पढ़ने के लिए गए तो ये एग्रीमेंट हुआ था कि उनको 10 साल पढ़ने के उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के बाद में 10 साल उनके यहाँ पर रियासत में सेवा देनी होगी, नौकरी करनी होगी। तो उच्चतर शिक्षा करने के बाद में बाबा साहब जब बॉम्बे लौटे तो बॉम्बे से उन्होंने जब यहाँ आना था, बड़ोदरा आना था, तो उनके पास आने के लिए पैसे भी नहीं थे, बड़ी वो उस समय दयनीय स्थिति में थे। उसी समय क्या हुआ था, जब बाबा साहब वहां से आए थे तो 2000 पुस्तक खरीदी थी, तो जहाज डूबने के कारण वो सारी पुस्तक डूब गई थी। सारी पुस्तक डूबने के कारण जो उस समय इंश्योरेंस कराया था, थॉमसन कुक एंड कंपनी थी, उसने 600 रुपए जो है उन्हें मुआवजा दिया इंश्योरेंस के तहत। उसमें से 300 रुपए उन्होंने अपने मिसेज को खर्चे के लिए दिए और 300 रुपए उन्होंने बड़ोदरा आने के लिए अपने पास रखे खर्चे के लिए। जब वो बड़ोदरा यहाँ पर आए तो जैसे ही सयाजीराव को मालूम हुआ कि वो आ रहे, तो उन्होंने जो है वहां पर उनके स्वागत के लिए अपने वहां पर स्टाफ को भेजा। परंतु जब बाबा साहब वहां स्टेशन पर, बड़ोदरा स्टेशन पर उतरे, तो उनके स्वागत के लिए कोई नहीं आया। बाबा साहब जाके वहां मिले, उनको सैन्य पद पे जो है सैन्य पद पे उनको जो पोस्टिंग की गई। जो सयाजीराव की जो कमिश्नरेट थी, तो ऑफिस के अंदर नहीं, जैसी मेन गेट था कॉरिडोर में राइट साइड में, वहां पर एक वेंटिलेटर था, गेट के साथ राइट साइड में उनको ये जो है एक टेबल डाल दी गई, एक कुर्सी डाल दी गई, वहीं पे बैठा दिया गया। अब जो कि बाबा साहब को पोस्टिंग तो मिल गई, पर तो रहने की व्यवस्था नहीं थी। अब वो जहां कहीं भी जाते थे किराए पर मकान लेने के लिए, तो उनसे कहा, जो वो कहते थे कि भाई आप कौन हो, हिंदू हो। जब जाति पूछते थे तो उन्हें कोई देने के लिए तैयार नहीं होता था। किराए पर मकान देने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। तब बाबा साहब ने काफी 2-3 दिन गुजारने के बाद में फिर उन्होंने अपना नाम बदला। उन्होंने ऐदल जी सोहराब जी, और एक पारसी की सराय में जहांगीर होटल वाला में उन्होंने जो है एक कमरा बुक कराया। 10 दिन उन्होंने नौकरी करी, और जैसे ही पता चला कि बाबा साहब अछूत हैं, तो वहां पर जो उस समय की वर्ण व्यवस्था थी, कुछ उच्च वर्ग के लोगों ने उनको जो पारसी लोगों को बहका दिया और उनको जो है उनके प्रति पता नहीं क्या क्या कहा। तो उनसे जो है कहा गया कि इसे खाली कराओ। तो बाबा साहब सुबह जैसे ही घर से निकलने ही वाले थे, तो 10 आदमी जो लठ ले लेके आ गए कि तू झूठ बोल कर यहाँ पर अछूत है और यहाँ पे कैसे आ गया है, तो आज यहाँ इसे खाली कर रहा है 2 घंटे के अंदर, नहीं तो हम तेरा सामान बाहर फेंक देंगे। बाबा साहब ने 8 घंटे की मोहलत मांगी, और बड़ी मुश्किल से जब पूरे दिन उन्होंने इधर उधर घूमा, तो उन्हें कहीं भी जो है रहने के लिए जगह नहीं मिली। तो उन्होंने जो जैसे ही वहां से आए, जब उन्हें नहीं मिला, तो उन्होंने शाम को ही वो अपना कमरा जो होटल में बुक था वो खाली कर दिया, और अपना सामान लेके शाम को जो है 4:30 बजे एक गाड़ी थी पकड़ने के लिए। वो गाड़ी लेट थी, 4-4.5 घंटे लेट थी। तो इतने बीच में कहाँ जाए, तो वही सयाजीराव का जो बगीचा था उसी में वो अंदर चले गए, कोई देख ना ले। तो वहां अंदर जाके, भीतर जाके एक बरगद का पेड़ था, और वहां जाके बैठ गए, और वहीं पे जाके वो काफी रोए, और वहीं पे ये संकल्प लिया था, जो ये यहाँ की व्यवस्था वर्ण व्यवस्था है, असमानता पे, भेदभाव पे, ऊंच नीच पे, और जो यहाँ की जो हमारे साथ में जो है एक जानवर जैसे भी बदतर जो व्यवहार किया जाता है, इस व्यवस्था को मैं बदल के रहूंगा। यदि मैं व्यवस्था नहीं बदल सका तो मैं अपने को गोली मार दूंगा। ये वहीं पर बाबा साहब ने रात को 10 बजे जो है ये प्रतिज्ञा ली थी। तो यदि आप लोग वहां बड़ोदरा जाओगे, संकल्प भूमि, और ये घटना है
23 सितंबर 1970 की। तो आप लोगों को वहां पर हमारा तीर्थ स्थल है, अब तो काफी विकसित हो गया है और वो पेड़ भी अभी बरगद का है, तो वहां पे आपको जाना चाहिए। तीसरा हमारा जो धर्म स्थल है वो है नागपुर, जहां पर बाबा साहब ने 5 से लेकर 7 लाख के बीच में विश्व में एक पहला एक ऐसा धर्म जो कन्वर्जन था, धर्म परिवर्तन था, बौद्ध धर्म लिया था, विश्व में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। 5 से लेकर 7 लाख के बीच में बाबा साहब ने जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा, जो उस समय श्रीलंका के चंद्रमणि जो बनते थे उनकी उपस्थिति में उन्होंने ब्रह्म दीक्षा ली थी कि मैं जो है जन्म तो मेरा जो है ये हिंदू धर्म में हुआ है, परंतु मैं मरूंगा इस जो है धर्म में नहीं बनूंगा। उन्होंने ये कसम खाई थी। तो धर्म का ये विश्व में पहला एक ऐसा जो है धर्म परिवर्तन हुआ था। इससे पहले आज तक कभी ऐसा इतना नहीं होगा, एक साथ इतने मिलके जो है धर्म परिवर्तन हुआ। और उन्होंने ये कहा था कि मैं 1 वर्ष में भारत में सारा बौद्धमय बना दूंगा, परंतु वो अनफॉर्चुनेट रहे, दुर्भाग्यशाली, वो पौने 2 महीने जी पाए। उनके लगातार धार्मिक कार्यक्रम होने थे, बॉम्बे होना था, उसके बाद दिल्ली होना था 25 दिसंबर को, परंतु वो ये अपना काम नहीं कर सके। तो कहने का मतलब है कि हमारा ये जो नागपुर है ये तीर्थ स्थल, वहां पर जरूर जाना। ये इतना विकसित हो गया है कि इंडिया में सबसे ज्यादा वहीं पर बाबा साहब के जो है चीजें मिलेंगी, वस्तु मिलेंगी और केंद्र मिलेंगे। वहां पर बाहर के देशों ने भी अपने अपने जो है वहां पर स्थान बना रखे हैं। तो आपको नागपुर में जरूर जाना चाहिए। इसके बाद में 14 तीर्थ स्थल आता है चैत्य भूमि दादर बॉम्बे में। जब बाबा जो है बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 को जब यहाँ पर जो है अपने जो है अंतिम सांस ली अलीपुर रोड पर, तो यहाँ एयरलिफ्ट किया गया और दादर जो है ले जाया गया और वहां पर बॉम्बे में उनकी जो है समाधि स्थल है। तो वहां पर आप लोगों को जरूर जाना चाहिए। इससे आपको जो है बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और आपको साथियों बता देना उनकी जो अंतिम कृति थी वो भगवान बुद्ध और उनका धम्म। हर व्यक्ति अपने घर में बाबा साहब को सच्चे मायने में मानते हैं, तो उस कृति को जरूर रखे। 2 ही कृति, 2 उनकी जो है लिखी हुई पुस्तक है, अवश्य रखे। एक तो यही रखे भगवान बुद्ध और उनका धम्म, और एक यह कि भारतीय संविधान की कॉपी हर व्यक्ति को अपने घर में रखना चाहिए, जिसको बाबा साहब ने अकेले ही, उस समय ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष बाबा साहब थे, 6 सदस्य थे, जिसमें 2 बीमार थे, बाहर रहते थे दिल्ली से, एक व्यक्ति मर चुके थे, एक अमेरिका में थे, एक ऑफिस के काम में बिजी रहते थे। बाबा साहब ने अथक प्रयास से भारतीय संविधान को 2 साल 11 माह 18 दिन में पूरा किया था। ये बाबा साहब की इतनी लगन और विद्वता और उनकी जो है ज्ञान था, जब अकेले बाबा साहब ने भारतीय संविधान रच दिया, जिसके अंदर आपको जो है सारा संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। उससे पहले जितनी भी यहाँ की जो व्यवस्था थी, जो जिस तरीका से यहाँ से चलती थी, राजतंत्र चलता था, ऊंच नीच पर जनता था, मनुस्मृति को सबको आर्टिकल 14 के अनुसार उसे 0 घोषित कर दिया गया। और आर्टिकल 13 के अनुसार आपको समानता का अधिकार दिया गया है, जिसमें कि आपको राइट टू वोट, जिस वोट की महत्ता आपकी है, एक गरीब आदमी की है, एक अनपढ़ की है, एक सामान्य व्यक्ति की है, वही एक राजा के वोट की कीमत है, वही आपकी कीमत है। राइट टू वोट समानता का अधिकार दे रखा है। और आर्टिकल 19 में धार्मिक स्वतंत्रता दे रखी है। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, किसी भी भाषा को अपना सकते हो, किसी भी देश में कहीं भी रह सकते हो, किसी भी परंपरा में रह सकते हो। ये आपको संवैधानिक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो आपको भारतीय संविधान की एक कॉपी या बाइकों में आप बाबा साहब के अनुयायी हैं, हर व्यक्ति को भारतीय संविधान की एक कॉपी, एक प्रतिलिपि भारतीय संविधान की पुस्तक अपने घर में रखना चाहिए। एक उनकी जो अंतिम कृति थी, जो पुस्तक थी भगवान बुद्ध और उनका धम्म, उसको आपको रखना चाहिए। यदि बाइकों में आप जो बाबा साहब को फॉलो करते हैं, बाबा साहब के
बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो ये 2 पुस्तक को आपके अपने घर पर रखना चाहिए और इनका अध्ययन करना चाहिए। और बाबा साहब ने जो संदेश दिया था कि शिक्षित बनो, शिक्षित तो हम हो गए, परंतु भाई संगठन की कमी है। हम ये जो एकता दिखाई देती है हर जगह, जब बाबा साहब की जयंती तो वहां अपार भीम लाखों की भीड़ मिलती है, पर उसे हम वोट में कन्वर्ट नहीं करवा। आपकी दुर्गति इसलिए हो रही है, जब तक राजनीतिक आपकी पावर नहीं बनेगी, राजनीतिक पावर जब तक नहीं बनेगी, तो आपको जो है अपना यह कन्वर्ट करना है। तो शिक्षित तो हम ग्रहण कर रहे हैं, और शिक्षा भी ज्यादा देर तक आप ग्रहण कर नहीं पाओगे। जो बजट में कर्टेल किया जाता है, बजट को आपको कम किया जा रहा है। शिक्षा इतनी महंगी कर दी है कि आप जो उच्चतर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हो। मेडिकल में 25-25 लाख हर साल की जो फीस हो गई है, तो शिक्षा भी आने वाले समय में आपको नहीं मिल पाएगी। जो सर्विस में हम यहां तक आ गए हैं, सर्विस में आप देख ही रहे को निजीकरण कर दिया गया है। आपके ये आरक्षण तो खत्म नहीं करेंगे, आरक्षण तो खत्म नहीं करेंगे, परंतु निजीकरण के द्वारा इनडायरेक्टली आपका आरक्षण जरूर खत्म हो जाएगा। और जो आप जिस स्थिति में थे, पुरानी स्थिति में उसी में लाना चाहते हैं, तो ये आपको बड़ा अलर्ट और समझदारी के साथ रहना है और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा ग्रहण करना है, सीमित में परिवार रखना है, अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, साफ सुथरे कपड़े पहनना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।